बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू माय चैनल। हिंदुओं को वोट बैंक नहीं समझा गया था, आज तक नहीं समझा गया। हिंदुओं को एक पपेट की तरह इस्तेमाल किया है कांग्रेस ने, डिवाइड एंड रूल किया है कांग्रेस ने, माइनॉरिटी मेजॉरिटी हिंदुओं में ही तोड़ करके हिंदुओं को कमजोर किया है। और इसकी शुरुआत अभी से नहीं हुई है, इसकी शुरुआत अंग्रेजों के टाइम से ही हो गई थी 1860 में। आज जो नई जनरेशन है कांग्रेस की, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, आज भी वो उसी लीक पर चल रहे हैं, उसी पर कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं हिंदुओं को बांटने के लिए। क्योंकि वोट बैंक तो हम कभी थे ही नहीं, हमें तो बस इस्तेमाल किया जाता है। हमें तो इस्तेमाल किया गया था हमारी जमीनों को लेकर के, मैं अभी उस पर भी आऊंगी। ब्रिटिशर्स के टाइम पर जब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लॉज बनाए थे, उन लॉज को कभी तोड़ा नहीं गया, कभी उनको खत्म नहीं किया गया, बल्कि उसके अंदर और ज्यादा उसको पैने दांत दे दिए गए। और वो पैने दांत देने के लिए सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो जाता है कांग्रेस को। और कांग्रेस के जो जनरेशन थी उनके बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि उन जनरेशन ने जो स्टार्टिंग फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू टू 2014 पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन लोगों ने क्या क्या किया था। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम तक हमारे साथ में क्या क्या खेल खेला गया था। और हिंदू के साथ में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू खुद चाहता था, हिंदू को खुद था कि आप आइए मुझको बांट दीजिए, क्योंकि मैं कमजोर हूं, मैं सहनशील हूं और मैं कभी भी अपने राइट्स के लिए मैं खड़ा नहीं होना चाहता हूं। लेकिन आज का हिंदू जाग गया है। आज अगर मैं आपके सामने कांग्रेस के करतूते लेकर के आई हूं, कांग्रेस ने क्या क्या किया है, कांग्रेस से कितने बड़े बड़े महापाप किए हैं, तो इट इज ओनली बिकॉज हम हिंदू जाग गए हैं। हम हिंदुओं को पता लग रहा है कि हमारे साथ क्या खेल खेला गया है। जैसे ममता बनर्जी जी की भाषा में अगर मैं बात करूं तो खेला होबे, क्या क्या खेला हुआ था हमारे साथ में, और हमने उस खेल में कैसे खुद को, अपने आप को सामने पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को हमने प्रस्तुत किया था। कांग्रेस ने हमारे साथ में 1860 में जो ब्रिटिशर्स ने इंडियन पीनल कोड लेकर के आए थे, उसके बाद से क्या क्या हरकतें हमारे साथ में हुई और हमने उनको बर्दाश्त किया। मगर अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आज आपके सामने कांग्रेस का काला चिट्ठा, कांग्रेस की पोल खोल जिसको मैं बोलूंगी, मैं आज आपके सामने कांग्रेस की वो पोल खोलने जा रही हूं जिसको लॉ के नाम पे, कानून के नाम पे, पार्लियामेंट में कानून बना बना के हमारा कैसा शोषण किया गया था, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने के लिए आई हूं। मेरे चैनल को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे जरूर शेयर करिए, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको देने के लिए आज जा रही हूं वो एक आई ओपनर है। ये वीडियो मेरा थोड़ा सा लंबा होने वाला है डेफिनेटली लेकिन इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया था। और आज हम जब जाग गए हैं तो राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को बुरा क्यों लग रहा है? वो क्यों फिर से वही गेम हमारे साथ में खेल रहे हैं? बहुत सारे हिंदू जाग गए, लेकिन अभी बहुत उनको जागना बाकी है। इस पे मैं फिर से आऊंगी बाद में। उससे पहले मैं 1860 की बात कर रही हूं, जहां पर कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन पीनल कोड को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि आज की डेट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल है, जिसको आज ऐसे करके बोला जाता है। 2023 में जिसको पास किया गया, बनाया गया। 1861 में पुलिस एक्ट आया था, ब्रिटिशर्स उसको लेकर के आए थे। मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगी, आप प्लीज गूगल करके जरूर देखिएगा, क्योंकि गूगल करने से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल में पता लगेगा। मैं अगर बताने बैठूंगी तो मेरा ये वीडियो मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज्यादा का हो जाएगा, मोर देन एन आवर भी हो सकता है। तो आप प्लीज गूगल जरूर करके देखिएगा, आपको पता लगेगा कि हमारे साथ में क्या क्या हुआ था। उसके बाद में 1863 में मंदिर मठ को कंट्रोल करने का कानून बनाया गया था। हम हिंदू, मंदिर हमारे, मठ हमारे, देश हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मगर उसके ऊपर कंट्रोल हमारा नहीं था। हिंदुओं से वो कंट्रोल ले लिया गया था। इसके बारे में भी आप गूगल करके जरूर पढ़िएगा। फिर 1873 में एविडेंस एक्ट बनाया गया, भारतीयों को सजा देने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए भारतीयों को
गूगल जरूर करिएगा। एविडेंस एक्ट है 1873 में। उसके बाद में 1884 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया गया। ये वो एक्ट था जिसने कि हमको घर से बेघर करने के लिए सारे तामझाम इसके अंदर थे। ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियंस को और मिशनरीज को खुला प्लेटफॉर्म दे दिया था कि आपको जो मन आए, जहां मन आए, आपको जो पसंद आए वो जमीन आप अक्वायर कर लीजिए, वो जमीन आप ले लीजिए। वो जमीन हिंदुओं की थी, मगर उसको क्रिश्चियंस ने, मिशनरीज ने, चर्चेज ने उसको ले लिया था। ये एक्ट बनाया गया था और हिंदू उसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते थे। और जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद भी उस लॉ को ना तो चेंज किया गया और ना वो जमीनें जो हमारी दे दी गई थी चर्चेज को, मिशनरीज को, वो वापस ली गई थी। ये बिल्कुल पैरेलल है वक्फ बोर्ड के उसका। मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले मैं ईयर बाय ईयर आपको बताने जा रही हूं कि क्या क्या चीजें हमारे साथ में हुई और कैसे कैसे डेवलपमेंट होता चला गया था। फिर 1908 में 1908 में आया सिविल प्रोसीजर कोड, गूगल कर लीजिएगा। 1936 में आया पारसी मैरिज एक्ट, गूगल कर लीजिएगा। 1937 में आया शरीयत एक्ट, गूगल कर लीजिएगा। 1946 में आया था फॉरेनर एक्ट। देश का बंटवारा हुआ, कांग्रेस को सत्ता की भूख थी और कांग्रेस में जो एक इंसान था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको सत्ता की इतनी जबरदस्त भूख थी कि उन्होंने देश का बंटवारा होना मंजूर कर लिया था। चाहे उस बंटवारे में लाखों लाखों हिंदू मुसलमान बेघर हुए थे, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करूंगी, लाखों लाखों हिंदू मुसलमान बेघर हुए थे, लाखों हिंदुओं को मार काट डाला गया था, लाखों हिंदुओं की जो औरतें थी उनके साथ में रेप किया गया था। और इसी के सीक्वेंस में अगर आप जाके बंगाल का मोपला कांड, अगर आप एक बार गूगल करके आप जरूर उसको पढ़िएगा, आपकी आत्मा कांप जाएगी कि मोपला कांड उस समय जो जिसको इनैक्ट किया था, जिसको किया गया था, वो कितना खतरनाक था, कितना विभत्स था। एक बार आप उसको मोपला कांड मोपला कांड बंगाल के नाम से जरूर देखिएगा। पाकिस्तान में नरसंहार जिस तरीके से हिंदुओं के साथ में किया गया था, मंजूर था। क्यों? क्योंकि एक लाइफस्टाइल था, एक लाइफस्टाइल के आदी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि वो गवाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे कि उनका वो जो लाइफस्टाइल था वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होता रहे। उसके लिए देश गया भाड़ में, उसके लिए देश बट गया, उसके लिए लोग मर गए, उसके लिए लोग बेघर हो गए, उसके लिए औरतों की इज्जतें चली गई। क्या फर्क पड़ता है? ये कांग्रेस का वो टाइम था जो कि आज भी कंटिन्यूड है। ये कांग्रेस का डीएनए है, उस फैमिली का भी डीएनए है जो कि आज जिसकी एक आखिरी पीढ़ी मैं बोलूंगी इस समय हाथ पैर मार रही है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए भारत में। उसके बाद में 1954 में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लॉ बनाया गया था, खतरनाक पैक्ट बनाया गया था, वक्फ पैक्ट। क्या सिमिलैरिटी थी लैंड एक्विजिशन एक्ट में और वक्फ पैक्ट में? जैसे अंग्रेजों ने क्रिश्चियंस मिशनरीज को, चर्चेस को भारत की जमीन ओपनली ऑक्यूपाई करने के लिए लॉ बनाया था, उसी तरीके से सेम नेहरू ने मुसलमानों को तश्तरी में, एक थाली में कोई भी जमीन जो उनको पसंद आ जाए उसके ऊपर वो कब्जा कर सकते हैं, उसको वो ले सकते हैं और हिंदू कुछ नहीं बोलेगा। हिंदू उस समय बेचारा बना दिया गया हिंदू को उसी समय पर, जबकि उसकी जमीन पहले क्रिश्चियंस ने ली, उसके बाद में मुसलमानों को देने के लिए नेहरू ने अपना दरवाजे खोल दिए, लॉ बना दिया गया उसको लेकर के। और ये एक बहुत अनपैरेलल था, अनपैरेलल लॉ बनाया गया था, बहुत खतरनाक लॉ बनाया गया था। मुसलमानों ने वो जमीनें जो पार्टीशन के बाद हिंदू छोड़ करके आए थे पाकिस्तान में, वो उन्होंने हड़प ली, लेकिन गवर्नमेंट ने और जो मुसलमान भारत यहां से छोड़कर गए थे, ठीक है, जो मुसलमान भारत छोड़कर यहां से गए थे, उन मुसलमानों की जमीन को ना तो गवर्नमेंट ने लिया और ना हिंदुओं को लेने दिया, उसी तरीके से जैसे कि पाकिस्तान में हिंदुओं की जमीन को
पाकिस्तान के जो सिटीजन से उन्होंने हड़प लिया था, वो जमीनें जो यहाँ के मुसलमान छोड़ करके गए थे पाकिस्तान, उसको उस टाइम की गवर्नमेंट ने ना तो वापस लिया और ना हिंदुओं को लेने दिया, उसको दिया वक्फ बोर्ड को। आप समझिए इसको कि कितना खतरनाक लॉ बनाया गया था। हम हिंदू हैं और हमारी जमीन वहां पे हड़प ली गई, हमारे लोगों की जमीन हड़प ली गई, और यहाँ पे जो जमीन मुसलमान छोड़ करके गए थे वो भी जमीन हम नहीं ले सकते थे, जबकि वो हमारी राइटफुल जमीन थी। उसको ना तो गवर्नमेंट ने लिया और ना उसको जो है हमको लेने दिया, उसको दे दिया गया था वक्फ बोर्ड को। अनपैरेलल लॉ लेकर के आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। एक महापाप, एक और महापाप था ये। उसके बाद में 1954 में ड्रग एक्ट बनाया गया था। ड्रग एक्ट के बारे में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं कांग्रेस की कुंडली खंगाल रही थी तो मुझे इस ड्रग एक्ट के बारे में पता लगा था, और मैं आई वाज शॉक्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। हमारे भारतीय चिकित्सा व्यवस्था में जो मेडिसिन थी, किसी भी बीमारी को लेकर के उसको ओपनली नहीं बोला जा सकता था। उसको अगर किसी ने खोल करके बता दिया कि फला बीमारी का इलाज जो है भारतीय चिकित्सा व्यवस्था में ये है, तो उसको जो है जेल हो जाती थी, उसको जो है पनिशमेंट मिल जाती थी। जो हमारे भृगु संहिता में, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में, वाक भट्ट संहिता में, चरक संहिता एटसेट्रा में जिन पर भी बीमारियों का इलाज बताया गया था, अगर उसको पब्लिकली कोई बता देता था तो उसको जो है अपराधी घोषित कर दिया जाता था, उसको पनिशमेंट हो जाती थी। मतलब उस पर एक लीगल मोशन ले लिया जाता, लीगल एक्शन उसके ऊपर ले लिया जाता था। क्यों? मुझे ये लगता है कि ये किया गया था क्योंकि एलोपैथी जो कि अंग्रेजों का एक मेडिसिन का तरीका है, उसको प्रमोट करने के लिए हमारे ऊपर ये ड्रग एक्ट बना दिया गया था कि हम उस चीज को इस्तेमाल ना कर सके। और आज की भी डेट में हमारा जो आयुर्वेद है उसको हमसे ज्यादा अब बाहर के लोग अपना रहे हैं, और हमें लड़ना पड़ रहा है, हमको कहना पड़े कि भाई ये हमारी चीजें हैं, ये हमारी व्यवस्था थी। रामदेव जी जो है, पतंजलि जो उन्होंने, जिसके पीछे इतने सारे लोग पड़ गए, सारी की सारी एमएनसीज पड़ गई, क्योंकि वो हमारी चीज थी और हमें उसके लिए लड़ाई करना पड़ रहा है। इसको रहने देते हैं, क्योंकि मैं इस समय सिर्फ कांग्रेस की कुंडली खंगालने के लिए सामने आई हूं। फिर उसके बाद में नेहरू जी के बाद में आई बिटिया रानी, मिसेस इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को बोला जाता था कि वो दुर्गा हैं, आयरन लेडी, बहुत सारे नाम उनको दिए गए। उन्होंने 1971 में एक खेल खेला। 1971 में उन्होंने जन गण मन, जो हमारा नेशनल एंथम है, उसके लिए उन्होंने म्यूजिक को फिक्स कर दिया। उन्होंने एक प्रोटोकॉल बना दिया कि आपको जब नेशनल एंथम गाया जाएगा तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, और अगर आपने उसका अपमान किया तो आपको 3 साल की पनिशमेंट मिलेगी, 3 साल की आपको सजा मिल जाएगी। टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई थी कि इतने टाइम में जनगण मन को खत्म करना है, उसको हमको गाना है और हमको खड़े होना है। उसका एक म्यूजिक भी उन्होंने बना के रख दिया। अच्छा काम किया, बुरा काम नहीं किया था। लेकिन वंदे मातरम को उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? फिर वही किसको खुश करना था? मुसलमानों को खुश करने के लिए, क्योंकि वंदे मातरम, धरती मां, भारत माता, कैसे मान सकते हैं ये लोग? नहीं मान सकते हैं। उनको खुश करने के लिए बिटिया रानी मिसेस इंदिरा गांधी ने ये काम किया। और उसके बाद में 1977 में उन्होंने एक ऐसा बोझ हमारे सर के ऊपर डाल दिया जिसको कि हम आज तक ढो रहे हैं। वो बोझ था जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 वर्ड्स ऐड कर दिए गए थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर। सेक्युलर कौन? हम सेक्युलर, हिंदू सेक्युलर। ये हमारे लिए वर्ड ऐड किया गया था, उनके लिए नहीं ऐड किया गया था। और उसका बोझ हम आज तक उठाते चले आ रहे हैं, आज तक हम उस चीज को ढो रहे हैं। फिर उसके बाद में जब मिसेस इंदिरा गांधी जो है
चली गई, व्हेन शी पास्ड अवे, तो उनके बेटे थे राजीव गांधी, मिस्टर क्लीन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने और स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ में वो पावर में वापस आए थे, क्योंकि एक जैसे कि रोना धोना मचा था, सेंटिमेंट्स थे उस समय, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो जिस तरीके से डेथ हुई थी उसको लेकर के हम लोग सब लोग बह गए और ये भूल गए थे कि राजीव गांधी ने, एक बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिल जाती है, और उसके बाद में जो नरसंहार हुआ था सिखों के साथ में उसको भूल गए थे। ये हम हिंदू हैं, ठीक है, हम ही ने जिताया था उनको। हम इसका फायदा कांग्रेस आज तक उठाती चली आ रही है। 1984 में वक्फ पैक्ट को बदला गया। नाना ने जो वक्फ पैक्ट बनाया था उससे भी 2 कदम आगे निकल करके राजीव गांधी ने उसको और ज्यादा ताकत दी और ज्यादा उसके दांत पैने कर दिए थे। फिर 1985 में सिटीजन एक्ट बनाया गया। सिटीजन एक्ट जो था ये उन खतरनाक एक्ट्स में था जिसमें कि 60 लाख इलीगल माइग्रेंट्स, घुसपैठिए, असम में वो आए 60 लाख, नंबर कोई छोटा नहीं है, और उनको जो है लीगल करने के लिए उन घुसपैठियों को भारत का, हिंदुस्तान का लीगल सिटीजन बनाने के लिए ये एक्ट बनाया गया, लॉ बनाया गया जिसको कि सिटीजन एक्ट बोला गया। वो सिटीजन जो हमारे थे ही नहीं, वो घुसपैठिए थे, उनको भी हमारे पर लाद दिया गया और उनको लादने के लिए एक बाकायदा एक्ट बनाया गया, सिटीजन एक्ट बनाया गया था और उसको धारा 6 से जोड़ दिया गया। मतलब आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। वोट बैंक, सत्ता, लालच, कांग्रेस का दूसरा नाम। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में, राजीव गांधी के टाइम की मैं बात कर रही हूं, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में 1986 में एक फैसला सुनाया था। उस फैसले को राजीव गांधी ने पलट दिया था। किसको खुश करने के लिए? मुसलमानों को। ये वही कांग्रेस है जिसको, जो कहती है ना कि हमारे देश में, हमारे संसाधनों में सबसे पहला हक जो मुसलमानों का है, उन्होंने बोला था। फिर उसके बाद में, मतलब ये थे राजीव गांधी, ईमानदार राजीव गांधी। उनके ऊपर बहुत सारे जो हैं एलिगेशंस लगे थे, वो पॉलिटिकल है, मैं उनके ऊपर नहीं आऊंगी, उनको मैं नहीं बताऊंगी। जो स्कैम्स किए थे बोफर्स वगैरह का, मैं नहीं उसके ऊपर आऊंगी। लेकिन लॉ पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया, लॉ पूरा का पूरा बना दिया गया। फिर जब व्हेन राजीव गांधी पास्ट अवे, तो आए 1991 में पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने भी हम हिंदुओं के साथ में एक तरीके से उन्होंने भी लंका लगा दी, हमारी हम हिंदुओं की लंका लगा दी। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया था। मतलब जितने भी मठ और मंदिरों को मुगल आक्रांताओं ने, बाबर ने, तुगलक ने, हुमायूं ने तोड़ा था, उसको उन्होंने लीगलाइज कर दिया। मतलब उन्होंने ये बोला इस एक्ट को बना करके, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना करके, कि हमारे जो मंदिर तोड़े गए हैं, हमारे जो मठ तोड़े गए हैं, लीगल थे, उनका हक था भाई। जो मुगल थे उनका हक था, क्योंकि वो मुसलमान थे। वो आए हमारे यहाँ पे, उन्होंने खुले आम बिल्कुल आकर के मंदिरों को तोड़ा, मठों को तोड़ा। हमको जो है अपने ही देश में अपने मंदिरों को अपना हम नहीं कह सकते थे, उनको हमारी आंखों के सामने तोड़ दिया गया। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमारे एंसेस्टर्स जो रहे थे, उनके सामने जब उनके मंदिरों को, उनकी डेटीज को जब तोड़ा गया होगा तो क्या बीती होगी उनके ऊपर। हम कुछ बोल भी नहीं पाए होंगे ना, तभी तो वो तोड़ पाए थे। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, इसमें सबसे बड़ा जो दांत जिसको कहते हैं ना, वो दांत पता है क्या है? वो दांत था कि हम कोर्ट नहीं जा सकते। हमारे लिए सारे कोर्ट जाने के लिए, अदालत जाने के लिए रास्ते सारे हमारे बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उसमें था कि अयोध्या के अलावा किसी भी मंदिर को लेकर के हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हम अपना हक नहीं बता सकते हैं किसी भी मंदिर पर। फिर चाहे वो हमारे मतलब रास्ते बंद कर दिए थे कि हम काशी विश्वनाथ जी मंदिर है या मथुरा को हम मुक्त कैसे कराते, फिर हम कैसे उसको मुक्त कराएं, क्योंकि हमारे तो रास्ते, लीगल रास्ते हमारे कोर्ट जाने के रोक दिए गए, सिर्फ अयोध्या को दे दिया गया।
और आज वही अयोध्या रामलला जो है 500 साल के बाद में अपने घर में विराजेंगे जनवरी में, जैसे कि आपको सबको पता है। और उसी कांग्रेस ने रामलला को बोला था कि वो काल्पनिक हैं, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसके बारे में आप सबको पता है, मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस आपको याद दिला रही हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक ये बात भी थी कि राम लला जो है हमारे अयोध्या में विराजने आ रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को एक और दिवाली मनेगी। मैं भी पटाखे छुड़ाऊंगी, मैंने दिवाली पर भी पटाखे छुड़ाए थे। फिर 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट ये आया, जो कि एक और महापाप था। महापाप की गिनती तो मैं भूल गई हूं, मुझे नहीं पता, आप शायद काउंट कर रहे होंगे, लेकिन मैं भूल गई हूं। ये एक और महापाप था। इसमें माइनॉरिटी कमीशन एक्ट में हिंदुओं में से सिखों को, जैन्स को, बुद्धिस्ट को अलग कर दिया गया और उनको बोला गया कि आप माइनॉरिटी हैं। और हिंदुओं को बोला, झुंझुना पकड़ा दिया गया था कि आप मेजॉरिटी हैं। मतलब हिंदुओं को ब्रेक करके, सबको तोड़ करके आपने हिंदुओं को बोला कि आप मेजॉरिटी हैं और हिंदुओं को आपने कमजोर कर दिया, क्योंकि आपने सिखों को, जैन्स को और बुद्धिस्ट को आपने हिंदुओं से काट करके अलग कर दिया था। दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए क्या किया गया था? मुसलमानों के लिए अनलिमिटेड पावर उनको दे दी गई थी। दुनिया जहान की योजनाएं मुसलमानों के लिए बना दी गई थी। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर्स कमीशन उनको दे दिया गया और हमारे को क्या किया गया? हमको अलग कर दिया गया था। फिर उसके बाद में 2004 में अलग से माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बनाया गया था, 2004 में। फिर 2006 में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाई गई थी। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री इससे पहले भारत में थी ही नहीं। इसको भी बनाने का जो तमगा है ना, जो क्या कहते हैं, इसको बनाने का श्रेय भी जो है वो कांग्रेस को ही जाता है। 2006 में, उससे पहले सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों का वोट लेने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए, हिंदुओं को अपने ही देश में पराया करने के लिए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को बना दिया गया। और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। और किसने किया था? UPA 1 में, उस समय जबकि कांग्रेस की यहां पे सरकार थी। 2010 में फंडिंग्स के सारे रास्ते खोल दिए गए। किसको? फॉरेन फंडिंग्स के रास्ते किसके लिए खोले गए थे? खोले गए थे जो देश विरोधी NGO हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, JNU वाले टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाने वाले, उनको फंड्स देने के रास्ते सारे खोल दिए गए थे। सोशल एक्टिविस्ट जो कि भारत विरोधी थे, बिना फंड्स के वो काम नहीं कर सकते थे। नक्सलियों को फंडिंग्स के रास्ते खोल दिए गए। कश्मीर में जो टेररिस्ट थे उनको फंड्स देने के लिए रास्ते खोल दिए गए। जिहादियों को देने के लिए फंड्स के रास्ते खोल दिए गए। मिशनरीज को फॉरेन फंडिंग देने के लिए रास्ते खोल दिए गए थे। और ये रास्ते खोले गए थे फिर से एक लॉ बना करके, फिर से एक एक्ट बना करके, FCRA। किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। फिर वही मैं बोलूंगी, सत्ता, पावर, लालच, वोट, क्योंकि ये अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। और ये फैमिली, स्पेशली नेहरू और गांधी की फैमिली, तो इमेजिन कर ही नहीं सकती अपने आप को बिना पावर के। उस पावर में आने के बाद में चाहे भारत के टुकड़े हो जाएं, भारत को छिन्न भिन्न करने के लिए कितनी सारी ताकतें इकट्ठी हो जाएं, ये उनको फंड्स देंगे और उनको फंड्स देने के रास्ते खोलेंगे। FCRA लाया गया था 2010 में। फिर 2012 में मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से निकाल दिया गया। उस निकालने का मतलब क्या था? राइट टू एजुकेशन के दायरे से निकालने का मतलब ये था कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी या कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो है वो इन मदरसों को ऑडिट नहीं कर सकता है। मदरसों में कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ रहा है, कॉपी किताबें कहां से आ रही हैं, उन कॉपी किताबों को लाने के फंड्स कहां से आ रहे हैं, इसका ऑडिट नहीं कोई कर सकता था। फिर मुसलमानों को, ये तो मैं बोलूंगी कि ना, वो बड़े बड़े दांत
दांत के अलावा हाथ में चाकू, छुरी, तलवारें भी दे दी गई राइट टू एजुकेशन के नाम पर। क्यों? क्योंकि हम कोई गवर्नमेंट देख ही नहीं सकती थी कि वहां पे क्या हो रहा है और मदरसों में क्या हो रहा है। ये सब चीजें अब सामने आ रही हैं, खुलकर सामने आ रही हैं। ये सोशल मीडिया का टाइम है। मैं कांग्रेस से भी ये बात बोलूंगी कि उस जमाने, अब वो जमाने लद गए जबकि हम सिर्फ प्रिंट मीडिया पर हम मुनहसर रहते थे कि अगले दिन न्यूज़पेपर आएगा, उसमें भी एडिट करके काट छांट करके न्यूज हमको दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इट वॉज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द कांग्रेस, द प्रेस वॉज कंट्रोल्ड बाय द कांग्रेस। आज सोशल मीडिया में सबके पास में फोन है, इंटरनेट इतना सस्ता है, हमको अनलिमिटेड इस समय इंटरनेट मिलता है अपनी न्यूज देखने का, न्यूज पढ़ने का और अपनी बातें आगे बढ़ाने का। जैसे कि मैं इस समय आपके साथ में अपनी बातें आगे बढ़ा रही हूँ। कांग्रेस की मैं पोल खोल रही हूँ। 2013 में जाते जाते 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी और 2013 में जाते जाते वक्फ पैक्ट को कांग्रेस ने और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। उसी के लिए आज की भी स्टेट गवर्नमेंट, जहां पर भी भाजपा है, जहां पर भी आज की सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उनको चिन्हित कर रही है, ढूंढ कर उन सारी जगहों को जहां पर भी वक्फ पैक्ट को, बोर्ड को दांत दिए गए थे, हथियार दिए गए थे, उनसे वापस हमारी चीजें लेने के लिए एक्ट किया जा रहा है, एक्शंस लिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने पार्लियामेंट में कानून बनाकर भारत की जो नींव थी, भारत का जो सनातन था, भारत के जो हिंदू थे, उनको खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज भी वो कहते हैं कि हम अगर पावर पे वापस आ जाएंगे तो हम ये खत्म कर देंगे, हम वो खत्म कर देंगे। और सिर्फ सेंटर में ही नहीं, कांग्रेस जब भी पावर में रही है तो सिर्फ सेंटर में ही नहीं, जहां कहीं भी स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट आज भी है, वहां पर भी अपने मन मुताबिक लॉ लाए जा रहे हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश में जब थी गवर्नमेंट, या कर्नाटका लेटेस्ट है। इस समय आप देखिए कर्नाटका की क्या हालत हो रही है। एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है पॉलिटिक्स में, फ्रीबीज का। उस फ्रीबीज के चक्कर में उसके जिसका जो क्रेडिट जाता है अरविंद केजरीवाल को, आप पार्टी के जो मुखिया हैं उनको जाता है। उन्होंने जो ट्रेंड शुरू किया, उस ट्रेंड को फॉलो किया गया है दूसरी पार्टी से। एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल खेला गया है इंडी अलायंस के द्वारा। अब जो मैंने अगर केजरीवाल की बात किया है तो केजरीवाल उस अलायंस के पार्ट है, इंडी अलायंस के पार्ट है, जो कि इन लोगों ने बनाई मोदी गवर्नमेंट को, भाजपा को तोड़ने के लिए, भाजपा को निकालने के लिए, भाजपा पावर में ना दोबारा आ सके उसके लिए। और उसी में फ्रीबीज का जो कॉन्सेप्ट आया है, उसके बाद में उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है कांग्रेस ने। भर के खुल के जो है बोला जा रहा है, ये हम फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे, चाहे वो दे पाए या ना दे पाए। इलेक्शन सर पर हैं, इस समय भी इलेक्शंस हो चुके हैं और इलेक्शंस आने वाले, स्टेट इलेक्शंस हैं, विधानसभा इलेक्शंस है और उसके बाद में 2024 में लोकसभा इलेक्शन है। मैं रिक्वेस्ट करती हूं, मेरे इस वीडियो को प्लीज उसको शेयर जरूर करिए, फॉरवर्ड जरूर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि कांग्रेस ने किस तरीके से हमारा मजाक उड़ाया है। और आज भी हम बट रहे हैं। अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो वो समय दूर नहीं है जब कांग्रेस की वजह से इस देश में, भगवान न करे, गजवा ए हिंद 1947 का जो ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। कांग्रेसी क्या सोचते हैं, अगर ये चीज हो गई तो क्या वो बच पाएंगे? वो भी वही पहनेंगे जो वो पहनती हैं, वो भी वही पहनेंगे जो वो पहनते हैं। आप भी फ्री हॉलिडेज पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की जो इस समय हालत हो रही है वो अगर यहां पर भी हो गई तो आपको कोई देश नहीं मिलेगा जाने के लिए। इसीलिए अपनी आंखें खोलिए। मैं हिंदुओं से भी बोल रही हूं और मैं कांग्रेस के भी उन लोगों से बोल रही हूं जो आंख बंद करके सिर्फ कुछ पैसों की लालच के लिए सपोर्ट कर रहे हैं उन चीजों को जो कि हमारे लिए नहीं बनी हुई है। कोई भी कानून वापस लेने के लिए लोकसभा में और राज्यसभा में कंप्लीट मेजॉरिटी होना जरूरी है, 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में होना जरूरी है।
और वो तभी हो सकता है जब हम अपना वोट सही जगह पर देंगे, कंप्लीट वोट देंगे, बटा हुआ वोट हम नहीं देंगे। नहीं तो हम जो एक कॉबवेब बनाया गया था, जो एक मकड़ जाल हमारे लिए बुना गया था, हम उससे कभी निकल नहीं पाएंगे। और अब तो जो एक रिवेंजफुल मोड में कांग्रेस आ गई है, उस रिवेंजफुल मोड में आकर के अब जो हरकतें होंगी वो उनसे भी ज्यादा बड़े बड़े महापाप होंगे जो किए गए थे। आज की कांग्रेस अगर पावर में आती है तो वो कर सकती है और रिवेंज में आके बहुत ज्यादा कर सकती है। इसलिए मेरे आप सब लोगों से अपील है, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए और अपनी आंखें खोलिए। आज में मत जिंदा रहिए, क्योंकि कल जो आने वाला कल है वो हमारे बच्चों का कल है। हम अगर आज खुश रहेंगे और हमारे बच्चे आने वाले कल में उन कंट्रीज की तरह हो जाएंगे जो इस समय जो जिस तरीके की लड़ाई पूरे वर्ल्ड में शुरू हो गई है, क्या आप अपने बच्चों को अपनी आज की आराम के लिए, अपनी आज की खुशी के लिए अपने बच्चों को आप कुएं में ढकेलने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो आपकी मर्जी है, और अगर आप नहीं हैं, एकजुट होइए। हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे लिए काम कर रही है, अपने लिए काम नहीं कर रही है। आशा करती हूं कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास, जो कि मैंने अपना मेरे दिमाग में ये बातें आई थी कि मैं कांग्रेस को एक्सपोज करूं, मैं देखूं कि कांग्रेस ने आखिर किया क्या है हमारे साथ में, और कांग्रेस के साथ में जो इंडी अलायंस के जो लोग आकर के जुड़ गए, जो पार्टीज आकर के जुड़ गई हैं, वो वही रिफ्लेक्शन है, ये वही मिरर है जो कि कांग्रेस है। तो अपने आप को बंटने से बचाइए, सही जगह पर वोट दीजिए, और जो ब्लड बाथ प्लान किया जा रहा है, जो केरोसिन छिड़क दिया गया है, उससे अपने आप को बचाइए कि माचिस की तीली उसमें ना लग पाए। माचिस की तीली मत लगने दीजिए। मेरे इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा। छोटा सा प्रयास मेरा है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक्शन है जो हमको लेना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।